कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, कब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं, उसके फायदे क्या हैं। तो मेरे यदि आप कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड क्वालिफाई कर जाते हो, साइंस वाली फर्टर्निटी होती है, इंजीनियरिंग वाली फर्टर्निटी होती है, जो टेक्नोलॉजी वाली फर्टर्निटी होती है, वो गिनती है कि किस देश के फिजिक्स ओलंपियाड में कितने गोल्ड मेडल आए, केमिस्ट्री ओलंपियाड में कितने गोल्ड मेडल आए। हेलो बच्चों, आप लोगों के दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं ओलंपियाड्स को लेकर के, कब तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हमको पढ़ना क्या चाहिए और किसके साथ तैयारी करनी चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। मैं शुरू से लेकर आखिरी तक की जर्नी आपको बताऊंगा कि ओलंपियाड की तैयारी करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसको किस तरह से तैयार किया जाता है। मैं चंद्रशेखर शर्मा, शिक्षा की काशी कोटा से आप सबका स्वागत करता हूँ। पिछले 20 सालों से मैं कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और साथ ही साथ बच्चों को ओलंपियाड्स के लिए तैयार कर रहा हूँ। मेरी कहानी आपको जब सुनाऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको खुद ब खुद मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप शुरू से एंड तक इस वीडियो में रहेंगे मेरे साथ, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी ऐसी बारीकियां हैं जिनकी वजह से ओलंपियाड्स की तैयारी करी जानी चाहिए और जो हमारे लिए आगे आने वाले करियर के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो बच्चों, मेरी जो ओलंपियाड पढ़ाने की जर्नी है वो स्टार्ट हुई 2008 में। एक बच्चा था अनवित सिंह तंवर, जो 2009 में AIR 9 लेकर के आया था। उसकी 9th रैंक थी IIT के अंदर। हुआ क्या कि मैं तो जनरली फिजिक्स पढ़ाता था, मुझे कोटा कोचिंग सिटी में आए हुए 3-4 साल हुए थे। तो जो मेरे बॉस थे उन्होंने कहा कि यार ये बच्चा बहुत शार्प है, इसको तुम ना ओलंपियाड की तैयारी करवाओ। मैंने उसको फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी करवाई और तैयारी मैंने क्या करवाई कि मैंने जो कुछ पेपर्स मेरे पास थे, कुछ पेपर्स मैंने बनाए, कुछ पेपर्स जो पिछले सालों के ओलंपियाड्स के थे वो मैंने लिए। उस बच्चे को जब मैंने ओलंपियाड की तैयारी करवाई तो मुझे समझ में आया यार ये IIT के लेवल से एक डिफरेंट लेवल है, थोड़ा सा अलग लेवल है, आपको अलग से तैयारी करनी पड़ती है। वो बच्चा ओलंपियाड क्वालिफाई हुआ, उसकी IIT में रैंक आई 9। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि यार जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक तो रैंक भी आ जाती है और उसके अलावा वो सेलेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले तक मैंने कभी ओलंपियाड का बच्चा नहीं पढ़ाया था। 2011 में 2 बच्चे थे जिनके IIT में अंडर 10 रैंक आई थी कोटा से। एक का नाम था शुभम मेहता और दूसरे का नाम था निशित लाहोटी। उन बच्चों को भी मुझे ओलंपियाड के लिए गाइड करने का मौका मिला। और बच्चों, एक बार बताऊं, सच बात तो ये है कि उन्होंने मुझे सिखाया कि ओलंपियाड की तैयारी कैसे की जाती है, क्योंकि जब मैं उनको पेपर लेता था, उनको मैं ओलंपियाड से रिलेटेड मटेरियल सॉल्व करवाता था, तो मुझे खुद को 5-5, 6-6 घंटे रोज पढ़ना पड़ता था। दोनों बच्चों की रैंक भी आई, दोनों बच्चे क्वालिफाई भी हुए और IIT बॉम्बे से दोनों ग्रेजुएट कर चुके हैं और इस समय अपनी अपनी जॉब्स कर रहे हैं। जर्नी थोड़ी सी और आगे बढ़ी, 2013 आया। हालांकि इस जर्नी में और भी बच्चे मेरे से जुड़े और उन क्वालिफाई भी हुए, लेकिन जो मुझे याद आ रहे हैं, जो नाम मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैं आपके सामने ले रहा हूँ। एक बच्चा था भव्य चौधरी, हु स्टार्टेड JEE प्रिपरेशन इन 9th क्लास। 9th क्लास में धीरे धीरे उसने JEE प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं मानोगे बच्चों, 11th क्लास में उस बच्चे ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया। इस बच्चे ने मुझे सिखाया कि एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए पढ़ते क्या हैं, क्योंकि मेरे जो बॉस थे उन्होंने तो मेरे सुपुर्द कर दिया इस बच्चे को, बोले यार इसको एस्ट्रो की तैयारी करवानी है। अब मैं खुद IIT बॉम्बे से मैकेनिकल ग्रेजुएट हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड ना पढ़ा था ना पढ़ाया था, लेकिन वो पहली बार ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आ गई कि एक शार्प बच्चा मेरे सामने था जो मेरे से कह रहा था कि मुझे बताओ करना क्या है। तो उसको पढ़ाने के लिए मैंने पढ़ा और उस बच्चे ने उसका आउटपुट निकाला। 11th क्लास के अंदर गोल्ड मेडल लेकर के वो बच्चा है। KVPI के अंदर उसकी रैंक, जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट रैंक थी उस टाइम पे, और IIT के अंदर उसकी रैंक आई थी 38। ये बच्चा भी IIT बॉम्बे गया और उसने वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इस दौरान और बच्चे मेरे से जुड़े, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे थे लेकिन फिजिक्स भी पढ़ना चाह रहे थे। अब एक बच्चा आया, बहुत शार्प बच्चा, जिसकी ऑल इंडिया रैंक आई 4। ठीक है, उस बच्चे के JEE मेन में हाईएस्ट मार्क्स थे, नाम है पवन गोयल। उस बच्चे ने क्या किया, मेरे से फिजिक्स ओलंपियाड पढ़ा और जब मैंने उसको फिजिक्स ओलंपियाड पढ़ाया बच्चों, तो ये और रिफाइन हुआ। अच्छा, ये बच्चा एक ऐसा बच्चा था जिसने 9th क्लास से फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था मेरे से। 9th क्लास में ये बच्चे ने फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किया। 10th क्लास के अंदर IGSO गोल्ड मेडल आया था। एक्चुअली इन 3 बच्चों का एक ग्रुप था, तीनों को गोल्ड मेडल मिला था। एक का नाम था पवन गोयल, एक का नाम था लय जैन और एक का नाम था यश गुप्ता। तीनों बच्चों को IGSO में गोल्ड मेडल मिला और गोल्ड मेडल मिलने के साथ ये तीनों बच्चे IIT में क्वालिफाई हुए। पवन AIR 4, लय AIR 9 और यश की मुझे एग्जैक्टली रैंक पता नहीं, बट 40 के आसपास रैंक जो मुझे याद आ रही है, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ,
बेस्ट पार्ट, पवन गोयल और लय जैन दोनों बच्चे आईआईटी करने के बाद, आईआईटी में 4th और 9th रैंक हासिल करने के बाद आईपीएचयू में गोल्ड मेडल लेकर के आए और दोनों बच्चों ने एमआईटी से पिछले साल 2022 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी जो मुझे लेटेस्ट 2 बच्चे याद आ रहे हैं, एक बच्चे का नाम है मयंक मोटवानी जिसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी 5 2022 में, और एक बच्चे का नाम है रिदम केडिया जिसकी ऑल इंडिया रैंक आई थी 4। इसकी स्टोरी से भी आपको एक चीज समझने को मिलेगी। जो गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। रिदम केडिया वाज इन क्लास 9th व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस एज वेल एज ओलंपियाड विद मयंक मोटवानी हु वाज इन क्लास 11। रिदम 9th में और वो उधर 11th में, रिदम 10th में और अपना मयंक मोटवानी 12th में। दोनों बच्चों को मैंने एक साथ ओलंपियाड की तैयारी करवाई। 10th क्लास में रिदम था, 12th क्लास में मयंक था। दोनों बच्चे जो हैं अंडर 35 रहे उस साल। हालांकि मयंक मोटवानी का ओलंपियाड में सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो एक ऐसा साल था जिस साल इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उस साल ओसीएससी कैंप नहीं हुआ। बट ही वॉज अंडर 35। जो देश के टॉप 35 बच्चे थे उनमें मयंक भी था और रिदम भी था। मयंक मोटवानी ने 2022 में 5वीं रैंक हासिल करी और रिदम केडिया जो है उसके बाद 11th क्लास में कहीं दूसरी जगह मूव कर गए। उसके बाद उन्होंने 11th क्लास में सिल्वर मेडल हासिल किया, एपीएचओ में गोल्ड मेडल हासिल किया, 12th क्लास के अंदर आईपीएचओ में गोल्ड मेडल हासिल किया और 12th क्लास के साथ ही उन्होंने आईआईटी क्रैक किया और उनकी AR आई 4। इस कहानी से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना, कब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे तैयारी स्टार्ट करते हैं, उसके फायदे क्या हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो मैंने आपको छोटी छोटी स्टोरीज बताई इससे हमें हमारे 3-4 क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन, कब तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए? तो भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए। जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने लिए उनमें मोस्ट ऑफ द बच्चों ने जो तैयारी स्टार्ट करी थी वो क्लास 9th 10th में स्टार्ट कर दी थी। फायदे क्या है? फायदे भी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड के तो आपको MIT जैसे इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश के कई IITs ने गोल्ड मेडलिस्ट जो भी ओलंपियाड में मेडल हासिल करके आते हैं ऐसे बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन देना स्टार्ट कर दिया। एक फायदा और जो हम देख सकते हैं, ये जितने भी बच्चे जिनके नाम मैंने आपसे लिए जिन्होंने वास्तव में मेडल्स हासिल किए, इन सब बच्चों की रैंक टॉप 10 टॉप 50 के अंदर आई है। शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने ओलंपियाड में गोल्ड मेडल हासिल किया हो और उसकी रैंक पीछे आई हो। जितने बच्चे मैं जानता हूँ, जितने भी इस तरह के बच्चे थे जिनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं IIT में भी अच्छा परफॉर्म करके गए। यानी कि एक डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता है हमारा IIT की रैंक, और दूसरा इनडायरेक्ट फ़ायदा हमारा जो है वो होता है, क्या फ़ायदा होता है कि हमको किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाकर के डायरेक्ट एडमिशन लेने का मौका मिलता है। हमारे एनालिटिकल स्किल्स बढ़ती है, हमारा दिमाग खुलता है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। 11th क्लास या 10th क्लास में यदि आप कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का ओलंपियाड क्वालिफाई कर जाते हो तो आपकी एक बेंचमार्किंग हो जाती है कि इस समय इस देश में आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। तो ये छोटी सी कहानी थी जिसके थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि फ़ायदे क्या है। आइए इस पूरे प्रेजेंटेशन में हम समझते हैं कि किस तरह से ओलंपियाड्स की तैयारी होती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसके अंदर है और हमें किस तरह से उसको शुरू करना चाहिए और कब शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ओलंपियाड की तैयारी करने से या ओलंपियाड क्वालिफाई करने से हमें नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है। लोग हमें जानते हैं, लोग हमें बेंचमार्किंग होती है। ओलंपियाड्स क्या है? जस्ट लाइक ओलंपिक गेम्स। जब ओलंपिक गेम्स होते हैं, किसी कंट्री के गोल्ड मेडल आते हैं, ऐसे गिना जाता है ना, चाइना के इतने गोल्ड मेडल है, इंडिया के इतने गोल्ड मेडल है। सेम ऐसे ही जो साइंस वाली फर्टर्निटी होती है, इंजीनियरिंग वाली फर्टर्निटी होती है, जो टेक्नोलॉजी वाली फर्टर्निटी होती है, वो गिनती है कि किस देश के फिजिक्स ओलंपियाड में कितने गोल्ड मेडल आए, केमिस्ट्री ओलंपियाड में कितने गोल्ड मेडल आए। उनकी बुक में जितने आपके गोल्ड मेडल्स होंगे, जितने हाई मेडल्स होंगे, जैसे मैं बात कर रहा था पवन की, पवन वाज फर्स्ट रैंकर इन कंट्री इन इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड। उस साल 6 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, उस साल 2 गोल्ड मेडल आए थे और पवन का जो है ही वॉज द टॉपर, एशिया के अंदर टॉपर था और वर्ल्ड के अंदर जहाँ तक मुझे ध्यान है उसकी 6th रैंक थी, क्योंकि वहाँ भी रैंकिंग होती है।
तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट तो ये मिलता है कि आपको इस देश में, इस देश के बाहर भी यदि आप जाकर के कहीं भी अपना गोल्ड मेडल दिखाते हो, सिल्वर मेडल दिखाते हो, तो आपको जाना जाता है कि भाई इस आदमी को साइंस आती है, इस आदमी को फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, अलग लेवल पे आती है, रिसर्च ओरिएंटेड बंदा है, ये कुछ भी कर सकता है। ये आपकी जेईई एडवांस, नीट और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के चांसेस बढ़ाती है। जैसा मैंने आपको बताया, इन सारे बच्चों को, इनमें से कई बच्चों की तो रैंक आईआईटी में अच्छी आई, और जैसे मयंक मोटवानी इस समय आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे हैं, उनकी एयर 5 थी। रिदम केडिया भी, अभी मेरी कल परसों उससे बात हुई, उसने कहा कि ही इज़ ऑल्सो इन आईआईटी बॉम्बे, बिकॉज मेरी काफ़ी दिनों से उससे बात नहीं हुई थी। आई थॉट कि गोल्ड मेडल आने के बाद हो सकता है एमआईटी मूव कर गया हो, क्योंकि लय जैन और पवन गोयल एमआईटी मूव कर गए थे। तो ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपको मौका मिलता है बच्चों, और ये आपकी एडवांस में रैंक और नीट में रैंक, ये सब एनहांस करेगा डेफिनेटली। डायरेक्ट एडमिशन और स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ खोलती है। 90%, 100% तक की स्कॉलरशिप मिलती है आपको एमआईटी में और उस जैसे कॉलेजेस में, यदि आपके पास इस तरह के मेडल्स होते हैं। तो आपकी एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को ये बढ़ाता है, काफ़ी लेवल पे लेके जाता है। इवन मैं आपको बताऊं, मैंने तो इतने सारे गोल्ड मेडलिस्ट, इतने सारे फिजिक्स ओलंपियाड के लिए बच्चे पढ़ाए, लेकिन आज भी अगर मुझे किसी फिजिक्स ओलंपियाड के बच्चे को पढ़ाने को मिल जाता है तो कई बार मुझे उलझा देता है। पवन को पढ़ाने के लिए मुझे रात रात भर खुद पढ़ना पड़ता था, दैट टू व्हेन आई वाज टीचिंग इन कोटा सिटी फॉर लास्ट 17-18 ईयर्स। अभी तो मुझे 20-22 साल का अनुभव हो गया है, लेकिन जब मैंने पवन को पढ़ाया था उस समय 17-18 साल का मेरा अनुभव था, और अच्छे अच्छे बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा था आईआईटी एडवांस के लिए। लेकिन फिर भी जब मैं उसको ओलंपियाड पढ़ा रहा था तो मुझे 6-6, 8-8 घंटे रात को खुद पढ़ना पड़ता था। कई बार तो मेरे को नाइट आउट मारने पड़ते थे, जिस तरह के नाइट आउट में आईआईटी में मारा करता था, पढ़ के जाता था। और उसको पता होता था कि सर भी पढ़ के आए हैं। तो ओलंपियाड की तैयारी में एक लेवल ऐसा आता है बच्चों, जो उस समय टीचर और बच्चे दोनों सेम लेवल पे हो जाते हैं और दोनों मिलके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बच्चा इतना रिफाइंड होता है, इतना ज़्यादा, मतलब उस बच्चे को पता होता है, वो इतना सेंसिबल बच्चा होता है, समझता है कि यार ये सवाल ऐसा है जो मतलब एकदम रिसर्च बेस्ड सवाल है, फिजिक्स की कोई ऐसी चीज़ आ रही है जो कि जनरल आईआईटी के सिलेबस में नहीं पढ़ाई जाती, तो यार सर और मैं दोनों सेम पेज पे हैं, विल सॉल्व इट टुगेदर। तो एक डिफरेंट लेवल टीचर और बच्चे का उसमें बन जाता है। आइए इस स्लाइड में हम देखते हैं कि मेजर इंटरनेशनल ओलंपियाड्स कौन से हैं। तो आईपीएचओ एक इंटरनेशनल ओलंपियाड है, मैं आपको बताऊंगा इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या है। देन कम्स आईएमओ मैथ्स ओलंपियाड, आईसीएचओ, आईबीओ बायोलॉजी ओलंपियाड। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको दे सकते हैं, और डेफिनेटली यदि आप इसकी तैयारी करोगे तो आपका बायोलॉजी में नीट में स्कोर बहुत अच्छे लेवल पे जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड IOAA, इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इंफॉर्मेटिक्स IOI। देखो जो आईपीएचओ होता है ना, उसका बहुत सारा सिलेबस आईआईटी एडवांस से मैच करता है, और जो इनिशियल तैयारी होती है वो एडवांस से ही शुरू होती है। आईआईटी एडवांस की हम तैयारी करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लेवल को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करते हैं, डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस उनको कराए जाते हैं, डिफरेंट लेवल पे उनको लेके जाया जाता है। आईएमओ में थोड़ा सा मैथ्स डिफरेंट लेवल पे होती है, आईआईटी से थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, तो आईएमओ एक अलग ही बॉल गेम है। वो एक बहुत, मतलब आईएमओ के बच्चे, मुझे पर्सनली बहुत कम, मेरी लाइफ में बहुत कम ऐसे बच्चे आए हैं जिनको आईएमओ में मेडल मिले। मेरे ख्याल से पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में, जहाँ मैं कोटा में इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैंने गिने चुने आईएमओ के मेडल्स देखे हैं, जहाँ पे मेरे ख्याल से 20 मेडल अगर आईपीएचओ में आए होंगे तो 1 या 2 मेडल्स इंटरनेशनल लेवल पे आईएमओ में मैंने देखे। तो ये एक अलग डिफरेंट लेवल पे होता है, और डिफरेंट लेवल की मैथ्स इसमें चाहिए। आईसीएचओ और आईपीएचओ में अगर कंपेयर करूँ तो आईसीएचओ रिलेटिवली आसान होता है, लोग आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन बच्चों को जनरली फिजिक्स में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, तो वो क्या करते हैं, आईसीएचओ भी क्वालिफाई करते हैं। मेरे साथ तो कई बार ऐसे बच्चे हुए जो दोनों में क्वालिफाई कर गए, उनको दोनों में सेलेक्ट हो गए, वो दोनों को ओसीएससी कैंप का इनविटेशन, एक तरफ आईसीएचओ एक तरफ आईपीएचओ। तो कुछ कुछ बच्चों ने एक छोड़ दिया और फिर एक में चले गए, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें चले गए, बायोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। कई बार बच्चों को लगता है एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड कैसे पढ़ते हैं, तो एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का एक टीचर्स में बड़ा हवा होता है, डर जाते हैं। मैं खुद भी डर गया था पहली बार जब मैंने 2012 में भव्य चौधरी को पढ़ाया, जिसने 13 में वो गोल्ड मेडल हासिल किया था। उस बच्चे को जब मैंने पढ़ाया तो मुझे लगा यार इसमें क्या करना है, मतलब एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने आईआईटी के लिए फिजिक्स पढ़ी थी, करना क्या है। तो यार इसका ना थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होता है, इसके लिए थोड़ा सा मटेरियल पढ़ना पड़ता है, वो मटेरियल हम लोगों ने बनाया हुआ है, तो यदि कोई बच्चा इसकी तैयारी करेगा तो हमारे पास अवेलेबल है। तो थोड़ा सा पैटर्न होता है डिफरेंट, लेकिन इसमें बहुत सारा पार्ट बच्चों फिजिक्स और मैथ्स का आता है।
तो उससे क्या होता है कि एक फर्स्ट लेवल निकालने में हमको मदद मिलती है। फर्स्ट लेवल निकाल लो, फर्स्ट लेवल बहुत सारे बच्चे आराम से निकाल देते हैं, उसका सेकंड लेवल में थोड़ा सा फिर वो एक डाइवर्सिफाइड डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का तो लेवल ही अलग होता है, उसका पेपर सॉल्व करने में एक अलग ही टाइप का मज़ा आता है, मतलब वो डिफरेंट लेवल पे होता है। तो पहले 2 लेवल जो है वो एक अगर क्वालिफाई हो गए और अगर आप उसी एससी कैंप तक चले गए तो वहाँ पर बच्चों ऑब्जर्वेशंस वो लोग करवाते हैं एचबीसीएसई के अंदर, और वो अपने प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं, फिर आपको डिफरेंट लेवल पे वो लेके चले जाते हैं और उसके बाद आप इंटरनेशनल एस्ट्रो ओलंपियाड का पेपर सॉल्व करने लायक बन जाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपियाड इन इन्फॉर्मेटिक्स, ये देखो जनरली हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से जुड़े हुए हैं, तो ये एक ओलंपियाड होता है, लेकिन हम लोग जनरली इसकी तैयारी यहाँ पे नहीं करवाते। तो ये जो ऊपर लिखे हुए 5 ओलंपियाड्स हैं, इनकी तैयारी हम करवाते हैं। इसमें कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती है, इसलिए अगर कोई बच्चा इनकी तैयारी करता है, जैसे मैथ्स वाला कुछ पार्ट आता है, इन्फॉर्मेटिक्स में कुछ चीज़ें एनालिटिकल होती है, तो वहाँ थोड़ी मदद मिल सकती है। लेकिन मेरा जो वास्ता रहा ज़्यादातर इन्हीं लोगों से रहा। तो लेकिन ये भी है इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी मुझे खुद ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिए कभी कोई तैयारी करवाई नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को इंटरेस्ट होगा और अगर मुझसे पूछता है तो मैं डेफिनेटली इसकी जानकारी निकाल करके उसको दूंगा। आगे बढ़ते हैं, ओलंपियाड्स की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आपको समझाता हूँ कि कैसे हम लोग कैसे इस देश के टॉप 6 बच्चों में आते हैं। देखो कहते हैं कि ओलंपिक्स गेम में जैसे नीरज चोपड़ा जी जीते, उनका बहुत नाम हुआ ओलंपिक्स में। हमारे यहाँ कभी भी गोल्ड मेडल आ जाता है तो बहुत नाम होता है, मीडिया उसको बहुत हाइप करता है। लेकिन ये जो बच्चे देश के लिए ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं, ये इन लोगों से बिल्कुल कम नहीं है। इन लोगों को राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी बुला करके सम्मानित करते हैं। मेरे जितने ही बच्चे जिन्होंने मेडल्स हासिल किए, इनको बुलाया जाता है, स्पेशली सम्मानित होते हैं। मीडिया में इतना बड़ा कवरेज इसलिए नहीं आता क्योंकि ये एक बहुत ही नीश सेगमेंट है, साइंस वाला पोर्शन है, साइंस वाले लोग ही इसको ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आईआईटी वाले जो लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो इसको अप्रिशिएट करते हैं। आईआईएसईआर वाले लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं। आम आदमी जनरली इसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाता क्योंकि इतना ग्लोरीफाइड ये नहीं होता। लेकिन साइंस वाली फ्रेटर्निटी जानती है कि इसका मतलब क्या होता है। इट इज़ नॉट लेस देन एनी गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। तो ये कैसे शुरू होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो स्टेज होता है जो नेशनल लेवल पे होता है, एनएससीपी एग्ज़ाम जिसको बोला करते थे पहले, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। ठीक है, ऐसे ही एनएसईए होता है एस्ट्रोनॉमी के लिए, फिजिक्स के लिए एनएससीपी पहले बोला जाता था। ऐसे ही मैथ्स का होता है, ऐसे ही केमिस्ट्री का होता है। उसमें लगभग 2 लाख से लेकर के 6 लाख बच्चे बैठते हैं, स्कूल्स में एग्ज़ाम करवाया जाता है। 2 लाख से लेकर 6 लाख बच्चे बैठते हैं। नवंबर के आसपास ही एग्ज़ाम होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2024 में 23-24 नवंबर को ही एग्ज़ाम हुआ था। वो जो 2 से 6 लाख बच्चे होते हैं, उन बच्चों में से केवल 300 से 500 बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। आप देखो कितना ज़बरदस्त वाला यहाँ पे डिक्रीमेंट है। एक तरफ 6 लाख है, एक तरफ 500 बच्चे हैं। तो 6 लाख में से 500 बच्चे आप सेलेक्ट कर रहे हो किसके लिए? सेकंड स्टेज के लिए, इंडियन नेशनल ओलंपियाड्स के लिए। यहाँ पर होता है INPHO। मैं फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी से आपको समझा रहा हूँ कि जैसे सबसे पहले हुआ आपका एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, जिसमें देखा जाता है कि कितने बच्चे एक पर्टिकुलर मार्क्स के ऊपर हैं, और ये स्टेट वाइज इसका कोटा होता है। हर स्टेट के कुछ बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। तो उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे उनका एग्ज़ाम होता है। 300 से 500 बच्चे उस एग्ज़ाम को देते हैं। जनरली फरवरी में एग्ज़ाम होता है। कोरोना के टाइम पे इसमें कई सारे चेंजेस हुए, जैसे बीच में एक बारी क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड स्टेज दोनों एक साथ भी हुए क्योंकि कोरोना के टाइम पे स्कूल्स बंद थे। एक बारी क्या हुआ, OCSE कैंप स्किप कर दिया गया। मैं आपको बता रहा था मयंक मोटवानी के टाइम OCSE कैंप जहाँ तक मेरे को याद है हुआ ही नहीं था। लेकिन यूजुअल ये स्टेप्स होती है, हिस्टोरिकली ये स्टेप्स 5 स्टेप फॉलो होती है, तब आप पहुँचते हो इंटरनेशनल लेवल पे। ये 300 से 500 बच्चे जब इस देश के लेवल पे जा कर के एग्ज़ाम देते हैं, IPHO एग्ज़ाम देते हैं, ICHO, INPHO, INCHO एग्ज़ाम देते हैं। IN मतलब इंडिया, CHO मतलब केमिस्ट्री ओलंपियाड, IN मतलब इंडिया, PHO मतलब फिजिक्स ओलंपियाड। तो INPHO एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद वहाँ से सेलेक्ट होते हैं 35 से 50 बच्चे। यूजुअली 35 बच्चों के आसपास वो सेलेक्ट करते हैं। 35 से 50 एक ऐसे ही लिखा हुआ हो सकता है, किसी साल उन्होंने ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट कर लिए हो। उन बच्चों को बुलाया जाता है HBCSE, होमी भाभा रिसर्च सेंटर जो है, वहाँ बुलाया जाता है उनको, और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है
थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स की HBCSE में उनको बुला करके ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद वहाँ पर इंटरनली टेस्ट लिए जाते हैं, बच्चे को जज किया जाता है कि प्रैक्टिकली वो कैसा है, थ्योरी में कैसा है। वहाँ पे उसके बाद सेलेक्ट होते हैं 4 से 6 बच्चे, कभी 5 सेलेक्ट होते हैं, कभी 4 होते हैं, कभी 6 होते हैं। उन बच्चों को सेलेक्ट करके भेजा जाता है, देश का तिरंगा लेके भेजा जाता है कि जाओ भारत का प्रतिनिधित्व करो और दिखा के आओ कि भारत में किस लेवल के बच्चे डेवलप हो रहे, किस लेवल की रिसर्च हो रही है, किस लेवल की तैयारी होती है। ठीक उसी तरह से जैसे हमारी क्रिकेट टीम जाती है इंटरनेशनली खेलने के लिए, ठीक उसी तरह से जैसे ओलंपिक्स के अंदर हमारे प्लेयर्स जाते हैं, वैसे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी एज 17 साल 18 साल के आसपास की है, जो इस देश के सबसे शार्प माइंड्स में से एक है। आप मान सकते हो कि ये जो 6 बच्चे यहाँ होते हैं जिनका पोस्ट डिपार्चर कैंप के लिए, प्री डिपार्चर कैंप, सॉरी नॉट पोस्ट डिपार्चर कैंप, इसको PDC का मतलब होता है प्री डिपार्चर कैंप। प्री डिपार्चर कैंप के लिए जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं ना, यूँ मान के चलो कि वो उस साल 12th एग्ज़ाम देने वाले जो साइंस वाले विद्यार्थी हैं उनमें सबसे टॉप मोस्ट बच्चे हैं, बहुत अलग लेवल पे बच्चे होते हैं। तो वहाँ सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उनकी रिगरस ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग भी HBCSE के अंदर होती है, बहुत बढ़िया इनको ट्रेन किया जाता है। और जब वो तैयार होते हैं तो उसके बाद उनको भेजा जाता है आप इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पर उनका मुकाबला होता है पूरी दुनिया के साथ। पूरी दुनिया के सब देश जहाँ जहाँ पर भी उनके लेवल के बच्चे होते हैं वहाँ पर आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये साइंस का ओलंपिक्स है, ठीक है। ये अगस्त के आसपास होता है। दीज आर ऑल टेंटेटिव डेट्स, हर साल के हिसाब से डेट्स चेंज हो जाती है। और वहाँ फिर जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके बाद उनको मिलते हैं मेडल्स, ठीक है। जैसे एक थोड़ा सा आइडिया और देता हूँ, जैसे OCSE कैंप के कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि और OCSE कैंप होता क्या है ना, कब होता है। तो ये जैसे इस साल की टेंटेटिव डेट्स हैं, है ना, ये हमने नेट से निकाली, इंटरनेट से, तो आई होप कि ये डेट्स होंगी। तो एस्ट्रोनॉमी का जो कैंप होता है मोहाली में प्लान्ड है, IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। बायोलॉजी का HBCSE में होता है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का HBCSE में होता है, मैथमेटिक्स का होता है चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट जो CMI है वहाँ पर होता है ना। फुल फॉर्म से एक बार और देख लेना। एक तो ये डिफरेंट जगह पर इनके कैंप्स होते हैं, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मैंने बताया। अपॉर्चुनिटीज़ की बात हम कर रहे थे, तो ओलंपियाड से अभी कुछ सालों में अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ी हैं। जैसे आज के 10 साल पहले ओलंपियाड से जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो सिर्फ ये थी कि आप MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड या UK के कॉलेजेस में, ऑक्सफोर्ड वगैरह में, मतलब ये जो भी UK के कॉलेजेस हैं अच्छे अच्छे, उनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जाके, है ना। लेकिन अभी रिसेंटली IIT कानपुर ने ओलंपियाड्स वाले बच्चों को एडमिशन देना स्टार्ट किया है। IIT बॉम्बे, IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद ने डायरेक्ट एडमिशन देना स्टार्ट किया है। अगेन ये इंटरनेट से हमें जानकारी मिली है। हर साल डिपेंड करता है, वो इस साल हो सकता है सीट्स बढ़ा दें, हो सकता है स्कीम बंद कर दें, लेकिन ये लास्ट ईयर की स्कीम है। IISc बैंगलोर डायरेक्ट एडमिशन लेता है मेडलिस्ट के लिए। IISER डायरेक्ट एडमिशन लेता है BS MS कोर्सेज के लिए। ISI एंड CMI मैथमेटिक्स के इंस्टीट्यूट्स है। स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये, और ये चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट है। ये मैथ्स और फिजिक्स प्रोग्राम ऑफर करता है ओलंपियाड अचीवर्स के लिए। IIEST शिवपुर ये ओलंपियाड बेस्ड एडमिशन देता है। ये तो वो नाम है जो मुझे मिले और मैंने यहाँ पर इस PPT के अंदर शामिल किए, लेकिन इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं जो हो सकता है मेरी निगाह में नहीं आए हो, लेकिन वो ऑफ़र करते हैं। अभी लास्ट ईयर की एक न्यूज़ मैंने पढ़ी थी, उस न्यूज़ के ही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं। IIT कानपुर ने IPHO गोल्ड मेडलिस्ट को BS फिजिक्स ऑफ़र किया। BTech CSE की 6 सीट्स, ऐसा लिखा हुआ था उस न्यूज़ के अंदर कि 6 सीट्स रिजर्व है। किन के लिए? उन बच्चों के लिए जिनके पास IPHO मेडल्स हैं या दूसरे इंटरनेशनल ओलंपियाड्स के अंदर मेडल्स हैं। CSE कंप्यूटर साइंस, आपको पता है IIT कानपुर का जो कंप्यूटर साइंस है वो अगर आपको लेना है तो आपकी रैंक अंडर 200 होनी चाहिए, 150 के आसपास। जहाँ तक मुझे लगता है अगर आपकी 150 के अंदर अंदर आपको कंप्यूटर साइंस में मिलता है। IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस बंद हो जाता है 60 के आसपास। दिल्ली जहाँ तक मेरी जानकारी है, वैसे हर साल वेरी करता है, 100 के आसपास बंद हो जाता है। और कानपुर
150 से पौने 200 के बीच में, 200 के आसपास ये बंद हो जाता होगा जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी तो अपन वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि यदि आप ओलंपियाड क्वालिफाइड है तो आपने वो काम कर दिया जो कि अंडर 200 रैंक लाने पर आपको होता। 3 सीट्स IMO क्वालिफाइड बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, 3 सीट्स IOI क्वालिफायर्स के लिए रिजर्व्ड है। सिलेक्शन प्रोसेस, स्क्रीनिंग एंड रिटन टेस्ट उसका होता है। तो अब और जानकारी देखो अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, लेकिन ये एक मोटा मोटा आइडिया है कि IIT कानपुर ने उन बच्चों के लिए दरवाजे खोले हैं जिन्होंने ओलंपियाड्स में कहीं ना कहीं इस देश का परचम लहराया है। ये जानकारी आपको वेरीफाई करनी चाहिए और अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने तो जितनी मेरे पास अवेलेबल थी उतनी लिख दी। डिटेल के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जा करके, IIT कानपुर की वेबसाइट पे जाके देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनली देखा जाए तो MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, कैलटेक और बहुत सारे कॉलेजेस अमेरिका के मोस्टली, जब MIT लेने को तैयार है, अगर आपके पास गोल्ड मेडल है इंटरनेशनल लेवल पे, जब MIT उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है तो बाकी इंस्टीट्यूट तो डेफिनेटली रिकॉग्नाइज करेंगे। UK के अंदर कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, इंपीरियल कॉलेज, वैसे भी ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका आपने किताबों में नाम पढ़ा होगा। UK के इंस्टीट्यूट्स खास तौर पे, ये इंस्टीट्यूट्स वो हैं जिनका साइंस के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्हीं के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में रिसर्च की और बहुत अलग लेवल पे रिसर्च की, टेक्नोलॉजी को एक डिफरेंट लेवल पे लेके गए। इंडिया कहीं से कहीं तक कम नहीं है, लेकिन इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो अब इंटरनेशनल लेवल पे दिखने लगा है। पुराना जो इतिहास जब उठा के देखते हैं तो ये जहाँ भी आप देखोगे, कोई सी बुक उठा के देखोगे आप, सारे साइंटिस्ट आपको, मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट आपको इन यूनिवर्सिटीज़ के मिलेंगे। ठीक है, हालांकि इंडिया के हमारे जो साइंटिस्ट हैं, हमारे जो फिलोसफर्स हैं, वो इनके पहले से ये सब काम करते आ रहे हैं और कर चुके हैं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जो बोलता है वो ज़्यादा दिखता है, तो ये लोग बोलने में बहुत माहिर हैं, तो ये काफ़ी दिखते हैं। और जाहिर सी बात है, आप लोग जब ओलंपियाड्स की तैयारी करोगे तो आप लोग डेफिनेटली इंटरनेशनल लेवल पे जाके इंडिया को फिर से और अच्छे से ग्लोरीफाई करोगे और जो जगह हमको मिलनी चाहिए वो दिलाओगे। यूरोप के अंदर ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ETH, EPFL, TU म्यूनिक, ये इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सिंगापुर में NUS, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, NTU, ये इसको स्कॉलरशिप्स भी देते हैं, रिकॉग्नाइज भी करते हैं। रशिया के अंदर मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये तो बच्चों मेजर कंट्रीज़ हैं, ऐसा नहीं कि बाकी कंट्रीज़ इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती होगी, लेकिन जनरली इंडियन बच्चों का ट्रेंड रहता है इन जगहों पे जाने का, तो उसी हिसाब से मैंने इन कंट्रीज़ को चुना है। जल्दी क्यों स्टार्ट करना चाहिए, हालांकि उस कहानी में इसका जवाब मैंने दे दिया था। तो एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। आप तैयारी करते हो ओलंपियाड्स की और आपकी फाउंडेशन तैयार होती है JEE की। जिन्होंने भी IIT की तैयारी के साथ ओलंपियाड्स की तैयारी करी, उनका IIT का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ। हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी डेवलप होती है, एक्सपोजर होता है, टफ प्रॉब्लम्स में एक्सपोजर होगा तो ईजी तो फिर डेफिनेटली अच्छे से होंगे। चांसेस ऑफ डायरेक्ट एडमिशन्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में नेशनल लेवल पर अगर अंडर 100 में आते हो, जैसे आज मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ सारी दुनिया को, यार जिस समय IIT में 2000 सीट्स हुआ करती थी 1999 में, उस समय मेरी 392 रैंक आई थी इस देश के अंदर, और उस टाइम पर भी IIT एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या थी 2 लाख के आसपास। तो अगर 2 लाख में मेरी रैंक 392 में आती है तो मैं आज भी कॉन्फिडेंट फील करता हूँ उस रैंक के लिए जो आज से 25 साल पहले मैंने हासिल करी थी। तो ये जो आप नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर जो बेंचमार्किंग करोगे अपने लिए, ये ता ज़िंदगी आपको कॉन्फिडेंस देगी। जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी झलकेगा, आपकी एकेडमिक लाइफ में भी झलकेगा। नेशनल लेवल बेंचमार्किंग से हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, कुछ दिखते हैं, कुछ समय के साथ दिखते हैं। तो ये ओलंपियाड्स के बारे में सारी बात थी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई स्टार्ट कब करना चाहिए, तो जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं, गार्जियंस भी कहते हैं कि यार बच्चा हमारा बहुत छोटा है, आप तो 9th क्लास के अंदर ही उसको IIT की तैयारी स्टार्ट करवाने की सोच रहे हो। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, 9th और 10th क्लास में IIT की एग्जैक्ट तैयारी नहीं करवाई जाती, उस तैयारी की तैयारी करवाई जाती है, बेस बनाया जाता है। यदि कोई बच्चा हमारे पास 9th क्लास में आता है, बोलता है मुझे ओलंपियाड की तैयारी करनी है या मुझे अभी से फाउंडेशन करना है, मुझे थोड़ा मजबूत बनना है, तो हम उसको धीरे धीरे हल्का हल्का सा
एक थोड़ा सा हायर लेवल प्रॉब्लम कराना शुरू करते हैं 9 कोर्स का सिलेबस करवाने के साथ। तो 9th वाला सिलेबस भी हो रहा है, 10th वाला सिलेबस भी हो रहा है। अलोंग विद दैट उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको थोड़ा सा एलिवेट किया जाता है भविष्य के लिए। रिदम केडिया जिसने 9th क्लास में 11 पढ़ लिया था, 10th क्लास में 12 पढ़ लिया था। उसी तरह से भव्या चौधरी जिसने 9-10 क्लास में आईआईटी की तैयारी स्टार्ट करी थी, जब वो बच्चे 11-12 क्लास में आए तो ना केवल उनका आईआईटी एग्ज़ाम अच्छा हुआ, बल्कि उनको ये डिफरेंट डिफरेंट ओलंपियाड्स के अंदर गोल्ड मेडल लाने के मौके भी मिले। तो ये ऐसा नहीं होता। दूसरा, मैं गार्जियंस को एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। 15 साल की एज तक इंसान की लर्निंग जो कैपेबिलिटीज़ होती है एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। आप उसको जो जो सिखाना चाहते हो सीख सकता है वो। आप उसका शेड्यूल सेट करिए, उसको रोज़ गेम्स भी खेलने दीजिए, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करने दीजिए, लेकिन साइंस को पढ़ना अगर वो इंटरेस्टेड है तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उसको ओलंपियाड की तैयारी करवाना है। यदि वो इंटरेस्टेड है, उसको मन लगता है मैथ्स करने में, तो उसको मैथ्स ओलंपियाड करने दीजिए। यदि उसका मन लगता है फिजिक्स के बारे में जानने का, यूनिवर्स कैसे चल रहा है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानने का मन करता है, केमिस्ट्री के बारे में जानने का मन करता है, तो उसको करने दीजिए। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ओलंपियाड की तैयारी उसी बच्चे को करवानी चाहिए जिसको इंटरेस्ट है। तो अगर उसको इंटरेस्ट है ना, तो 15 साल की जो एज होती है वो ऐसी एज होती है जिसमें आप जो चाहो वो सीख सकता है, जो चाहो वो कर सकता है, और इसी एज में बनती है एक मजबूत फाउंडेशन। ठीक है, तो 9th और 10th में इसको स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिन बच्चों को इसके बारे में और जानकारी चाहिए, ओलंपियाड्स की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कब करनी है, क्या हम कोई इस तरह का बैच लॉन्च करने की सोच रहे हैं, क्या हम ऑनलाइन में इसको तैयारी करवाने की सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं कि 9th क्लास में हम कोटा मूव नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो वहाँ रहते हुए कैसे तैयारी कर सकता है, मैं फिजिक्स ओलंपियाड के लिए उसको कैसे गाइड कर सकता हूँ, मोशन सिस्टम उसको कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आपको इसके लिए और जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिए और हमसे पूछिए जो भी आपके मन में सवाल हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।